हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फुले मूवी। फिल्म में दिखाया गया है कैसे सावित्री फुले ने तमाम कठिनाइयों के बावजूद लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। उन पर गोबर फेंका, गालियां पड़ी और मौत की धमकियां तक दी गईं। फिर भी उन्होंने लड़कियों को पढ़ाना नहीं छोड़ा। आज अगर हमारी बहन बेटी पढ़ लिख रही है तो इसके पीछे इन्हीं का हाथ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में ज्योतिबा अपनी पत्नी सावित्री, दोस्त तात्या भिड़े और विष्णु पंत जी के साथ लड़कियों को पढ़ाने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। तभी एक आदमी कूड़े वाली गाड़ी में लड़की को छिपाकर पढ़ने के लिए लाता है। तात्या कहते हैं लड़कियों के पढ़ने वाली बात बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण समाज इसके खिलाफ है। ज्योतिबा कहते हैं मैं जानता हूँ, और आप खुद ब्राह्मण होकर हमारी हेल्प कर रहे हैं, अपने घर में इन बच्चियों को पढ़ने दे रहे हैं। आने के बाद वो लोग घर जा रहे होते हैं। तभी उनकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जिसके गले में मटके से पानी टपक रहा होता है और पीछे झाड़ू बंदी होती है जो उसके पैरों के निशान को मिटाती जा रही थी। ज्योतिबा सावित्री से कहते हैं इन लोगों को किसी ने बताया नहीं कि ये प्रथा अब खत्म हो चुकी है। सावित्री कहती हैं हमें पहले इन लोगों को जागरूक करना चाहिए। घर पहुंचकर उनके पापा गोविंद राव कहते हैं तुमने मेरी पीठ पीछे स्कूल भी खोल लिया और चोरी छिपे लड़कियों को भी पढ़ाते हो। ज्योतिबा कहते हैं लड़कियों को पढ़ना जरूरी है, एक पढ़ी लिखी लड़की अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकती है। गोविंद राव फिर से कहते हैं एक स्त्री का धर्म होता है अपने वंश को आगे बढ़ाना, वो तो तुम्हारी पत्नी से हो नहीं पाया। फिर ज्योतिबा कहते हैं हमारा धर्म क्या है ये मुझे तब पता चला जब मेरे दोस्त की शादी में से ब्राह्मणों ने मुझसे कहा मैं शादी को अपवित्र कर रहा हूँ और मुझे शादी से बाहर निकाल दिया। और फिर कुछ समय बाद उनके स्कूल में लड़कियों की संख्या बढ़ने लगती है और एक दिन मंगल अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ आकर तोड़फोड़ करने लगते हैं। फिर ज्योतिबा को भी पीटते हैं। इसके बाद पंचायत बुलाई जाती है। विनायक कहते हैं तुमने हिम्मत कैसे की हमारी बेटियों को पढ़ाने की। फिर मुखिया जी कहते हैं भूलो मत तुम एक सूत्र हो। और लोगों से कहते हैं क्या आप लोगों को सही लगता है एक लड़का लड़की का हाथ पकड़कर लिखना सिखाए। फिर कहते हैं ज्योतिबा अंग्रेजों की दलाली कर रहा है, इसे रोक दीजिए वरना इस पर देशद्रोह धन विद्रोह की कार्रवाई होगी और हुक्का पानी भी बंद कर दिया जाएगा। फिर घर आकर वो अपनी पत्नी के साथ जाने लगते हैं और पापा से कहते हैं मैं नहीं चाहता हमारी वजह से परिवार किसी परेशानी में पड़े, इसलिए आप पंचों से कह देना आपने हमें घर से निकाल दिया है। तो उनका भाई राजा राम कहता है बोल देंगे सिर्फ घर से ही नहीं बल्कि प्रॉपर्टी से भी निकाल दिया है। ज्योतिबा कहते हैं घर की प्रॉपर्टी पर हम दोनों का बराबर हक है। इसके बाद वो अपने दोस्त उस्मान के घर पर रहने चले जाते हैं। वो उस्मान से कहते हैं लड़कियां पढ़ना तो चाहती हैं लेकिन उनके पेरेंट्स को प्रॉब्लम ये है कि आदमी लड़कियों को पढ़ाएंगे। और उस्मान कहते हैं करोड़ों की आबादी वाले हमारे देश में एक भी लेडी टीचर नहीं है। फिर ज्योतिबा उन्हें बताते हैं अहमदनगर में एक अमेरिकन मिशनरी स्कूल खुला है जहाँ लड़कियों को टीचर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। अगले दिन वो उन्हें स्कूल ले जाते हैं। फातिमा और सावित्री ने कभी किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं की थी, उन्हें तो ज्योतिबा और उस्मान ने घर पर ही पढ़ाया था। वहाँ की हेड उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए मना कर देती हैं। सावित्री कहती हैं अगर आप हमें मौका नहीं देंगी तो हमारे देश की कोई भी लड़की स्कूल नहीं जा पाएगी। फिर ज्योतिबा कहते हैं आपकी थोड़ी सी हेल्प हमारे देश की लड़कियों का भविष्य बदल सकती है। इसके बाद वो ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाती हैं। कुछ समय बाद वो लोग ट्रेनिंग पूरी करके वापस आ जाते हैं। फिर तात्या उन्हें बताते हैं मंगल धमकी देकर गए हैं अगर स्कूल फिर से खोला तो वो परिवार के साथ पूरे घर को भी जला देंगे। सुमान कहते हैं स्कूल तो खुलकर रहेगा, आपके यहाँ नहीं तो मेरे यहाँ ही सही। फिर वो लोग प्रचार करने लगते हैं कि अब से उनकी बेटियों को लड़कियां पढ़ाएंगी। सावित्री सभी को बताती हैं अगर पढ़ने का अधिकार सिर्फ आदमियों को होता तो भगवान सरस्वती माँ को ज्ञान की देवी नहीं बनाते। फातिमा भी मुस्लिम महिलाओं को समझाती हैं और उनकी बेटियों को स्कूल में पढ़ने के लिए कहती हैं। तभी कुछ लोग आकर कहते हैं अगर तुमने और तुम्हारे भाई ने हमारी औरतों को बहकाया तो तुम्हें मोहल्ले से निकाल देंगे। अगले सीन में ज्योतिबा लहू जी से मिलते हैं और कहते हैं मैं जानता हूँ छोटी जाति वाले आपकी काफी इज्जत करते हैं, के कहने पर वो अपनी बेटियों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। फिर कुछ दिन बाद वो बहुत सारी लड़कियों को उनके पेरेंट्स के साथ पढ़ने के लिए लाते हैं। एक दिन ज्योतिबा सावित्री को बताते हैं पापा ने उन्हें मिलने बुलाया था और मुझसे कहा था तुम दूसरों के अधिकार के लिए लड़ रहे हो, तो फिर मैं एक पिता होकर तुम्हारे अधिकार को कैसे छीन सकता हूँ। फिर उन्होंने मेरे हिस्से की 35 एकड़ जमीन के कागज मुझे दे दिए जिसमें से 15 एकड़ बेचकर 700 रुपए मिल जाएंगे। उनमें से 300 रुपए का घर बन जाएगा और 400 रुपए स्कूल में लगा देंगे। अगले सीन में वो लोग बच्चियों को पढ़ा रही होती हैं। तभी वहाँ पुणे के कलेक्टर रिप्स जोन्स अपनी पत्नी के साथ आ जाते हैं और उनसे कहते हैं हमारी सरकार ने इस देश की लड़कियों को पढ़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे। फिर आपने कर दिखाया,
इधर विनायक मंगल के साथ जा रहे होते हैं, तभी वो ज्योतिबा की परछाई देखकर पीछे हट जाते हैं, इस डर से कहीं वो परछाई उनके ऊपर न पड़ जाए। फिर ज्योतिबा जैसे ही उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं, वो लोग पीछे हटते जाते हैं और ये बात मुखिया को जाकर बता देते हैं और कहते हैं आज तक किसी शूद्र ने ऐसा नहीं किया, समय आ गया है पूरे महाराष्ट्र से ब्राह्मणों को बुलाएं, उसके बाद ज्योतिबा और सावित्री से निपटेंगे। अगले सीन में सावित्री और फातिमा जा रही होती हैं, तभी कुछ लड़के सावित्री के ऊपर गोबर फेंककर मारते हैं। फिर उसी रात ज्योतिबा उनसे कहते हैं तुम्हें तकलीफ देकर वो मेरे संकल्प को तोड़ना चाहते हैं। फिर साड़ी देते हुए कहते हैं इसे स्कूल में जाकर रख देना, अगर वो फिर से गोबर फेंकें तो स्कूल जाकर इससे बदल लेना और घर आते टाइम गोबर वाली साड़ी पहनकर आना। फेंकने दो उन्हें गोबर, देखते हैं पहले वो थकते हैं या हम। और सन 1852 में ब्रिटिश सरकार ने ज्योतिबा और सावित्री के सम्मान में एक प्रोग्राम रखा। ज्योतिबा कहती हैं आज हमने 20वां स्कूल भी खोल लिया। पुणे के सरकारी स्कूल्स में 300 लड़के हैं, इसके मुकाबले हमारे स्कूल्स में 600 लड़कियां हैं। अगले सीन में औरतें और कुछ बच्चे कुएं से पानी भर रहे होते हैं, तभी कुछ लोग आकर उन्हें बड़ी बेरहमी से मारने लगते हैं। फिर ये बात जब ज्योतिबा को पता चलती है, फिर वो अपने घर के आंगन में सभी जाति और धर्म के लोगों के लिए कुआं खुदवा देते हैं। एक दिन राजा राम ज्योतिबा से मिलने आते हैं और कहते हैं पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें मिलने बुलाया है। अगले दिन वो मिलने जाते हैं तो राजा राम उनसे कहते हैं सरपंच घर पर आए थे और तुमसे मिलना चाहते हैं। फिर ज्योतिबा उनसे कहते हैं पापा की तबीयत का बहाना बनाकर सिर्फ ये बताने हमें बुलाया था। फिर पापा ज्योतिबा से कहते हैं संतान का सुख सबसे बड़ा सुख होता है, वही वंश को आगे बढ़ाता है, तुम चाहो तो दूसरी शादी कर सकते हो। ये सुनकर ज्योतिबा कहते हैं सावित्री के माँ ना बनने का कारण मैं भी तो हो सकता हूँ, तो क्या उसकी भी आप दूसरी शादी करवाएंगे। वो लोग सरपंच से मिलने जाते हैं और कहते हैं हमारा विरोध किसी भी ब्राह्मण से व्यक्तिगत नहीं है, हमारा विरोध उस व्यवस्था से है जिसने अछूत बनाकर हमारी समानता का अधिकार छीन लिया। फिर विनायक कहते हैं पहले अंग्रेज तुम्हें पढ़ाएंगे, उसके बाद तुम्हारा धर्म परिवर्तन कर देंगे। आज अंग्रेज मुट्ठी भर हैं, कल हम हिंदू होंगे। ये सुनकर सावित्री कहती हैं आप हमें हिंदू भी बोलते हो और अछूत भी, अगर अंग्रेज देश छोड़कर चले भी गए तो आप उनकी जगह ले लोगे, आपको भी उनकी तरह सत्ता ही चाहिए। पहले हमें इस गुलामी से आजाद करिए, फिर एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। अब कहानी 1863 में शिफ्ट होती है। ज्योतिबा सावित्री को बताते हैं ये औरत काशीबाई है, 2 महीने पहले इनके पति मर गए हैं, ससुराल में ही रह रही थीं, वहीं किसी रिश्तेदार ने इनके साथ गलत काम किया, फिर इन्हें पता चला ये माँ बनने वाली हैं और लोगों के डर से ये सुसाइड करने जा रही थीं। फिर मैंने इन्हें देखा और यहाँ ले आया। सावित्री काशीबाई से कहती हैं आज से ये घर तुम्हारा है और तुम्हारी जिम्मेदारी हम लेते हैं। फिर उसी रात वो ज्योतिबा से कहती हैं काशीबाई जैसी और कितनी औरतें होंगी, इनके लिए हम एक आश्रम खोल सकते हैं क्या। फिर अगले दिन वो अपने साथियों को बताते हैं हम विधवाओं को एक आश्रम देंगे। अगले सीन में एक आदमी ज्योतिबा से कहता है आपके घर में 2 विधवा रह रही हैं, सुना है उन्होंने बाल बढ़ा लिए हैं, इसलिए पंडित जी ने मुझे यहाँ उन्हें गंजा करने के लिए भेजा है। सावित्री उससे कहती हैं तुम्हें शर्म नहीं आती है इन औरतों के आत्मसम्मान को खत्म करते हुए। वो आदमी कहता है मैं नहीं करूँगा तो पंडित जी किसी और को भेज देंगे। ये सुनकर ज्योतिबा कहते हैं तुम लोगों में से ही किसी को भेजेंगे, खुद तो नहीं चले आएंगे। इसके बाद वो उनके लोगों से मिलने जाते हैं और उनसे कहते हैं इन विधवा औरतों में से अगर कोई आपकी बहन बेटी होती तो क्या आप भी उनका सिर मुंडवा देते। ये कोई धर्म नहीं बल्कि प्रथा है जिसे आप ही खत्म कर सकते हैं। फिर वो सभी लोग अपना उस्तरा डालकर इस प्रथा को खत्म कर देते हैं। एक रात 2 आदमी उन पर हमला करते हैं, फिर वो उन्हें पकड़ लेते हैं। वो आदमी उन्हें बताता है मंगल ने आपको मारने के 100 रुपए दिए थे हमें। सावित्री उनसे कहती हैं हम तुम्हारे बच्चों के हाथ में पेन पकड़ाना चाहते हैं ताकि भविष्य में उन्हें पैसे देकर कोई हथियार ना पकड़ा सके। फिर वो लोग कहते हैं हमें नहीं बताया गया था आप हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। फिर कुछ महीने बाद काशीबाई के एक लड़का होता है और सावित्री उनसे पूछती हैं क्या हम तुम्हारे बच्चे को गोद ले सकते हैं। काशीबाई इसके लिए मान जाती हैं। वो लोग अपने बच्चे का नाम यशवंत रखते हैं और कुछ सालों बाद वो सत्य शोधक समाज की शुरुआत करते हैं जो सभी धर्म और जाति से परे है। अगले सीन में शादी हो रही होती है, तभी वहाँ विनायक आ जाते हैं और कहते हैं एक शूद्र शादी कैसे करा सकता है, ये पाप है। ये सुनकर सावित्री कहती हैं ये ब्राह्मणों का बनाया हुआ कानून है, भगवान का नहीं। फिर विनायक उनसे कहते हैं किसका कानून चलेगा अब ये अदालत ही तय करेगी। फिर वो कोर्ट में केस कर देते हैं। हिंदू समाज में शादी पंडित कराते हैं और ज्योतिबा एक माली है, वो शादी कैसे करा सकता है। सुनवाई में ज्योतिबा के वकील कहते हैं जब पंडित छोटी जाति के लोगों की शादी कराते हैं तो जोड़े को बिना छुए दूर से ही आशीर्वाद देते हैं, इसलिए बेइज्जती से बचने के लिए
ज्योतिबा ने ये प्रथा की शुरुआत की। फिर विनायक के वकील कहते हैं, ज्योतिबा अगर ये प्रथा चलाना चाहते हैं तो चलाएं, लेकिन शादी कराने की जो भी इनकम होगी वो ब्राह्मणों को देनी पड़ेगी। फिर ज्योतिबा वकील से पूछते हैं, जब तुम खुद दाढ़ी बनाते हो तो उसके रुपए नाइयों को नहीं देते हो, तो हम शादी कराने के पैसे ब्राह्मणों को कैसे दे सकते हैं। सब सुनकर जज साहब ऑर्डर देते हैं, जो काम आप नहीं करते हो उसके पैसे आपको नहीं मिलेंगे। और ये केस ज्योतिबा जीत जाते हैं। 11 मई 1888 में मानव सेवा और दबे कुचलों की आवाज उठाने के प्रयास के सम्मान में बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव ने बॉम्बे के समारोह में ज्योतिबा को महात्मा की उपाधि दी। तभी से लोग इन्हें महात्मा ज्योतिबा फुले कहने लगे। वो सभी से कहते हैं, हम सभी ने मिलकर एक आंदोलन शुरू किया, हम तभी सफल होंगे जब पुरुष प्रधान समाज स्त्रियों की उन्नति के लिए काम करेगा। और कहते हैं, हमारा देश एक भावुक देश है, यहाँ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही सरल है। ये फ्यूचर में भी होगा और भी कई समस्याएं आएंगी, बस क्रांति की इस ज्योति को जलाए रखना, यही आपको सही राह दिखाएगी। और कुछ सालों बाद ज्योतिबा की मृत्यु हो जाती है। तभी उनके भाई राजा राम कहते हैं, मेरे भाई की चिता को अग्नि गोद ली हुई नाजायज संतान नहीं दे सकती। सावित्री उनसे कहती हैं, सच क्यों नहीं बोलते हो? चिता को अग्नि अगर आपका बेटा देगा तो हमारी सारी प्रॉपर्टी आपके बेटे के नाम हो जाएगी। फिर वो खुद ही चिता को अग्नि दे देती हैं और ये बात अखबार में भी छप जाती है। अब कहानी आगे बढ़ती है। पुणे में प्लेग जैसी महामारी फैल गई है। सावित्री 5 साल के बच्चे को अपनी पीठ पर बैठाकर उसके घर से 7 किलोमीटर दूर कैंप में लेकर जा रही हैं। कुछ टाइम बाद प्लेग की बीमारी से वो भी मर जाती हैं और ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा राव फुले और सावित्री बाई ने क्रांति की जो रोशनी जलाई वो धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में फैलने लगी। ये उनके प्रयासों का ही नतीजा है कि आज हमारे देश में लड़कियों की सामाजिक स्थिति सुधरी है, वो पढ़ लिख रही हैं और हर क्षेत्र में कामयाब भी हो रही हैं। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और आने वाली नई नई वेब सीरीज मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।